हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दिए होंगे। तो क्या हाल चाल मेरे दोस्त? सब बढ़िया? चलिए लहा लहा गुरुजी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोग का हम कमेंट पढ़ते हैं मेरे दोस्त। आप लोग को निराश नहीं होना है कि सर कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि गुरुजी बिल्कुल लहा लहा सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप रिप्लाई नहीं देते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी का कमेंट पढ़ा जाता है, टेंशन लेने का नहीं है। तो चलिए दोस्त, आज आप उन लोग केमिस्ट्री का एक शानदार जानदार चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो मेरे बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम अपने आप में दोस्त केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जो आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको हम हर एक एडवांस पॉइंट तक लेके चलेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, कैसे प्रोटॉन का खोज हुआ, तो मेरे बच्चा हर एक बात को समझेंगे। तो भैया अगर आप 9th क्लास में हो और भैया आपको बिल्कुल अगर जानना हो कि सर सबसे अधिक क्वेश्चन किस चैप्टर से रहता है केमिस्ट्री में, तो मेरे भैया सबसे अधिक क्वेश्चन जो आप यकीन करो दोस्त कि सबसे अधिक क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्या कहोगे, परमाणु की संरचना से ही रहता है। तो भैया ये अपने आप में शानदार चैप्टर है। तो भैया लहा लहा जब शानदार है तो शुरू करते हैं एकदम नो बकवास का, ठीक है दोस्त? तो चलिए, अगर आप ये कंप्लीट देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं दोस्त कि भैया एग्जाम का हर एक क्वेश्चन मेरे दोस्त इस नोट से बाहर नहीं जा सकता है। और भैया एग्जाम का तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, साथ में दोस्त आप आगे कंपटीशन का भी क्वेश्चन धुआं धुआं उड़ा दोगे। तैयार हैं? है ना? चलिए, तो क्या कहोगे गुरुजी? तो आप कहोगे मेरे बच्चा बिल्कुल भैया बिहार बोर्ड 2026 क्या दोस्त, कक्षा 9th के लिए भैया रसायन विज्ञान चल रहा था जिसमें आज चैप्टर लेके आए हैं परमाणु की संरचना। मेरे बच्चा बिल्कुल वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और भैया एकदम ऐसा कि बिल्कुल गुरुजी दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना? तो चलिए दोस्त लहा लहा शुरू करते हैं। तो क्या नाम है दोस्त चैप्टर का? तो सर गुरुजी चैप्टर का नाम तो याद हो गया, क्या कहोगे बाबू? परमाणु की संरचना। क्या कहोगे बाबू? परमाणु की संरचना। यस सर। क्या कहते हैं अंग्रेजी में बाबू? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कहते गुरु? इसको कहते हैं बाबू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या कहते गुरु? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए, तो चलिए दोस्त शुरू किया जाए। चलिए, तो मेरे बच्चा सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या कि मेरे बच्चा आपको पता होना चाहिए दोस्त कि मेरे बच्चा किसी भी तत्व को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो भैया एक्स से, यस सर। और मेरे बच्चा यहां लिखते हैं जेड, यहां लिखते हैं ए, यस गुरुजी। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए ये जेड का मतलब क्या होता है गुरु? तो आपको सर जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या। क्या होता है बाबू जेड का मतलब? तो जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर। क्या कहते हो बाबू? एटॉमिक नंबर कहते हैं गुरुजी, यस सर। भैया ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है दोस्त ए का मतलब? तो मेरे भाई ए का मतलब आप याद रखोगे द्रव्यमान संख्या, यानी क्या कहोगे? मास नंबर। क्या होता है बाबू ए का मतलब? द्रव्यमान संख्या, यानी क्या कहोगे गुरुजी? मास नंबर। क्या कहोगे बाबू? मास नंबर। ठीक है दोस्त, बताओ क्लियर है बाबू? चलिए दोस्त क्लियर है बाबू? बिल्कुल। तो मेरे भाई एक एक बात को समझना है, ठीक है दोस्त? यस सर। तो क्या कहोगे? परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यस सर। भैया किसी तत्व को किसे दिखाते हैं? एक्स से। भैया नीचे क्या लिखते हैं? जेड। ऊपर क्या लिखते हैं? ए। जेड का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या। ए का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। भैया परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, यस गुरुजी। मेरे भैया जैसे हम एग्जांपल लेना चाहे, जैसे भाई लिखते हो कार्बन, तो कैसे लिखते हो? परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। जैसे लिखते हो ऑक्सीजन तो परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16। जैसे लिखते हो आप फ्लोरीन तो परमाणु संख्या 9, द्रव्यमान संख्या 19। जैसे लिखते हो आप मैग्नीशियम, एग्जांपल ले रहे हैं दोस्त,
तो 12, ये क्या लिखते हो 24। जैसे आप लिखते हो फास्फोरस तो परमाणु संख्या 15, द्रव्यमान संख्या 31। जैसे आप लिखते हो कैल्शियम तो परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40। तो भैया यानी किसी भी तत्व को यानी किसी भी परमाणु को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, नीचे लिखा जाता है परमाणु संख्या और उसके ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है दोस्त मेरे भैया, अब आपको पता होगा दोस्त क्या कि परमाणु का आकार जो होता है दोस्त, क्या कहोगे? सबसे पहले परमाणु क्या है दोस्त? परमाणु यानी क्या? एटम। अब दोस्त थोड़ा इसके बारे में पहले समझने का प्रयास करते हैं। परमाणु यानी क्या कहोगे? एटम। अब गुरुजी ये क्या होता है? तो सबसे पहले आप ये जानते हो दोस्त क्या कि परमाणु का खोज किसने किया? तो आप कहोगे मेरे गुरु परमाणु का खोज किसने किया दोस्त? तो परमाणु का खोज किया जॉन डाल्टन ने। किसने किया दोस्त? परमाणु का खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। यस सर। भैया फादर ऑफ एटम पूछे तो क्या कहोगे? जॉन डाल्टन। यस सर। भैया इन्होंने बताया दोस्त कि परमाणु का आकार कैसा होता है। तो मेरे बच्चा इनका कहना है कि परमाणु का आकार कैसा होता है दोस्त? तो आप जानते हो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है दोस्त? परमाणु का आकार कैसा होता है? भैया आप कहोगे सर परमाणु का आकार गोलाकार होता है। जी गुरुजी बिल्कुल एक एक बात जानेंगे दोस्त, टेंशन लेने का नहीं है। परमाणु का आकार कैसा होता है? आप कहोगे सर गोलाकार होता है। मेरे बच्चा ये आपका अगर परमाणु है दोस्त, यस सर, तो भैया बिल्कुल आपको आगे बताएंगे ये नाभिक होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्त? ये आपका क्या होता है? ये आपका दोस्त आगे आपको हम डिस्कवर भी बताएंगे। ये आपका नाभिक होता है जिसको आप क्या कह सकते हो मेरे भैया? जिसको आप केंद्रक भी कहते हो, न्यूक्लियस भी कहते हो। ठीक है दोस्त? यस सर। तो मेरे भैया आप बिल्कुल नाभिक बोलो, केंद्रक बोलो, न्यूक्लियस बोलो। ये आपका क्या है दोस्त? परमाणु है। क्या है दोस्त? परमाणु है यानी एटम है। ठीक है दोस्त? यस सर। तो भैया आप जानते हो मौलिक कण, किसके बारे में जानते हो दोस्त? भैया आप जानते हो मौलिक कण के बारे में कि सर ये मौलिक कण क्या होता है? भैया ये मौलिक कण क्या होता है? यस सर। फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? मेरे बच्चा बिल्कुल भैया ये मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी क्या? मेरे बच्चा आप कहोगे परमाणु जिस कण से मिलकर परमाणु जिस कण से मिलकर परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है, परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है उसे मौलिक कण कहते हैं। क्या कहोगे बाबू? परमाणु जिस मौलिक कण से मिलकर बना होता है उसे ही क्या कहते हैं? यानी परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है उसे ही क्या कहते हैं? मौलिक कण कहते हैं। यस सर। और मेरे बच्चा परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे मेरे भाई परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के क्या होते हैं? 3 मौलिक कण होते हैं। चलिए दोस्त क्या कहोगे? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। यस सर। अब पहला कौन है दोस्त? तो आप कहोगे सर पहला है आपका इलेक्ट्रॉन। पहला क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन। यस सर। जिस पे ऋण आवेश होता है। यस सर।
दूसरा क्या है बाबू, प्रोटॉन, ये सब का डिस्कवर जानेंगे जिस पे धन आवेश होता है। और तीसरा क्या होता है बाबू, न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी क्या कहोगे, उदासीन होता है। तो आइए दोस्त एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहोगे, मौलिक कण। तो भैया परमाणु जिस कण से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं, मौलिक कण कहते हैं। मेरे भाई मौलिक कण कितने हैं, आप कहोगे सर मौलिक कण 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। तो अब आइए दोस्त एक एक करके बात को समझते हैं। चलिए गुरुजी, तो बिल्कुल मेरे बच्चा, क्या कहोगे दोस्त, सबसे पहले आप जाने परमाणु के बारे में। जी गुरुजी। भैया क्या जाने परमाणु के बारे में, तो मेरे बच्चा परमाणु यानी एटम, क्या कहोगे दोस्त, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, यस सर, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, इसी को परमाणु कहते हैं। एटम शब्द का मतलब ही होता है अविभाज्य, क्योंकि दोस्त इस शब्द से भैया सबसे पहले नामकरण किसने किया था, डाल्टन ने किया था। मेरे भाई मैंने क्या कहा, आप इस बात को समझो। मेरे बच्चा परमाणु यानी दोस्त परमाणु के बारे में डाल्टन साहब ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको आप फिर से विभाजित नहीं कर सकते हो, यानी परमाणु अविभाज्य कण है। लेकिन आप तो कहे सर परमाणु 3 मौलिक कण से बना होता है। हाँ भैया यही तो रहस्य का गुण है, यही तो समझेंगे। मेरे बच्चा शुरुआत में कहा गया था कि परमाणु से छोटा कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं, यानी पदार्थ का, अगर मान के चलो ये मार्कर दिया आपको, हम कहेंगे इस मार्कर को तुम तोड़ के कल लेके आना, तो भैया इतना आप तोड़े इस मार्कर को और आप इस मार्कर का एक छोटा सा कण हमको दिए, कहेंगे सर ये लीजिए इस मार्कर का सबसे छोटा कण यही हो सकता है, इससे ज्यादा छोटा आप किसी को दीजिएगा तो वो करके आपको नहीं देगा, ठीक है। तो भैया इस मार्कर का जो सबसे छोटा कण होगा जिसको पुनः छोटा करना संभव नहीं है, उसी कण को क्या कहा, परमाणु कहा। लेकिन पता चला वो जो आप छोटा कण दिए हमको भैया उसको और तोड़ा जा सकता है 3-3 भागों में। तो भैया आप बताओ दोस्त कि एटम यानी क्या कहोगे, एटम जो है यानी परमाणु जो है अविभाज्य कण है, ये बात किसने कहा था, डाल्टन ने। लेकिन पता चला दोस्त कि परमाणु के भैया एक भाग नहीं 3-3 भागों में विभाजित किया, यानी परमाणु में और निकाला क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन, और अभी चल रहा है मेसॉन, फोटोन, ये सब अभी डिस्कवर चल ही रहा है, ठीक ना, पॉजिट्रॉन। तो मेरे बच्चा बिल्कुल पता नहीं कितना कण निकल के आएगा। तो कहने का मतलब शुरुआत में परमाणु के बारे में इतना बताया गया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को आप खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण ही क्या है, परमाणु है, यस सर। तो क्या कहोगे दोस्त, परमाणु तत्व का वह सबसे छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। एटम शब्द का मतलब ही क्या होता है, अविभाज्य होता है, और अविभाज्य का मतलब हुआ कि भैया अब उसको विभाजित नहीं कर सकते हो। भैया एटम शब्द का सबसे पहले खोज किसने किया था, डाल्टन ने किया था, ठीक है दोस्त, यस सर। भैया आगे आपको बिल्कुल एक बात पता होगा, क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर बिल्कुल, तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। भैया डाल्टन के अनुसार अगर हम पूछे परमाणु क्या है तो क्या कहोगे, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, यस सर, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन अनेक प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु आवेशित कण अर्थात अपरमाणविक कण यानी क्या कहोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, और ये कण क्या हैं आपको बताए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन तीनों कणों से परमाणु के क्या होते हैं, मौलिक कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं या कहते हैं। मेरे बच्चा बिल्कुल एक एक बात को समझो। मैंने क्या कहा कि भैया डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, परमाणु है। परमाणु को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्त बहुत सारे प्रयोग के द्वारा अभी आपको बताएंगे, डिस्कवर के द्वारा भैया परमाणु के 3 मौलिक कण निकाले, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या कहोगे दोस्त, मेरे बच्चा आप कहोगे कि परमाणु एक आवेशित कण है अर्थात अपरमाणविक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं, और ये कण क्या क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और इन 3 कणों को क्या कहते हैं, परमाणु के मौलिक कण कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि परमाणु के मौलिक कण कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है दोस्त वो क्या है, तो क्या कहोगे बाबू, आप कहोगे सर बिल्कुल। तो भैया 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। और मेरे बच्चा याद रखोगे क्या, नोट में ये बात आपको याद रखना है दोस्त, नोट में ये बात याद रखना है गुरुजी, क्या कि इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के अस्थाई मौलिक कण हैं। क्या कहोगे बाबू? आप कहोगे सर परमाणु के अस्थाई मौलिक कण हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। ये सब मेरे दोस्त अस्थाई नहीं है। कैसा है? अस्थाई कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के आप क्या कहोगे? अस्थाई मौलिक कण हैं, परमानेंट मौलिक कण हैं। यस सर। अब आइए दोस्त एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला आपका मौलिक कण इलेक्ट्रॉन है। भैया अपरमाणविक कण बोलो, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलो, या फंडामेंटल पार्टिकल बोलो, या आप मौलिक कण बोलो। तो सबसे पहला क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉन। भैया हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में भी इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। नाम का थोड़ी ना इंग्लिश हिंदी होता है। यस सर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे जो दोस्त होता है वो ऋण आवेश होता है। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो बिल्कुल आपको एक ग्लास का ट्यूब दिया जाता है, कैथोड रे होता है, एनोड रे होता है, उससे रे को पास करवाते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ते हैं। तो खैर वो आप 11th क्लास में जाओगे तो पूरा डिटेल में एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ोगे। लेकिन दोस्त आप उन लोग को इतना जानना है क्या कि कैसे कहानी हुआ, क्या हुआ, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, क्या कहोगे दोस्त? यह ऋण आवेशित कण है। दोस्त अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है तो मेरे बच्चा आवेश दो टाइप का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो मेरे बाबू इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋण आवेश कण है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। तो क्या कहोगे गुरुजी? यह ऋण आवेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और क्या कहोगे निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। और इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी का अक्षर ई से निरूपित किया जाता है। और भैया इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होने के कारण इसे ई माइनस से निरूपित किया जाता है। मेरे बच्चा आप क्या कहोगे सर? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो है दोस्त क्या कहोगे? ऋण आवेशित कण है। और मेरे बच्चा इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में ही रहता है, लेकिन कहां? तो भैया इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। और वो निश्चित कक्षा क्या होता है आगे जानेंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल। बस अभी आप समझो कि वो निश्चित कक्षा में क्या होता है? चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। तो उसका पहला लेटर ई है। तो जनरली दोस्त इलेक्ट्रॉन को आप ई इस तरह से निगेटिव चार्ज होता है तो ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। भैया तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन का सर संकेत क्या हो गया? ई माइनस हो गया। यस सर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बाबू? तो आप कहोगे सर 9.1 गुना। इतना याद रखना है दोस्त। कितना होता दोस्त? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻³ kg। यस सर। फिर कहोगे मेरे भाई इतना ही याद रखना है, ठीक है दोस्त, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10⁻³ kg। यस सर। भैया इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है तो कितना होता है? तो -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। और भैया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था दोस्त? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। और एक बात और याद रखोगे, क्या मेरे गुरु? एक बात और याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश, रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश क्या होता गुरु? तो इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश जो होता है वो -1 होता है। कितना होता है दोस्त? इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है? -1 होता है। ये बात भी याद रखोगे। तो सबसे पहले दोस्त याद हो गया होगा। यस सर। भैया इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, जिसका परिमाण कितना होता है? तो -1.6 गुना 10⁻19 कूलम होता है। फिर कहोगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। भैया इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है? तो -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। तो भैया इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है? तो ई माइनस होता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा है प्रोटॉन। दूसरा मौलिक कण क्या है? आप कहोगे सर दूसरा मौलिक कण आप उन लोग का प्रोटॉन है। क्या है गुरुजी? दूसरा मौलिक कण क्या है?
प्रोटॉन है। अब आइए जानते हैं दोस्त, तो क्या कहोगे, यह धन आवेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक यानी भीतरी भाग में यानी केंद्रक में रहता है और यह तत्व के सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। परमाणु में प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म में भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चूंकि प्रोटॉन पर एक धनात्मक आवेश होता है अतः प्रोटॉन को P+ से निरूपित किया जाता है। यस सर। अब दोस्त एक एक बात को समझना है। क्या कहोगे गुरुजी, आप कहोगे सर प्रोटॉन का संकेत क्या हो जाएगा, P+ हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67, 3 भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। भैया प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन पर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर होता है, बट आगे कौन साइन, प्लस साइन। तो मेरे बच्चा प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे बस माइनस, प्रोटॉन पे सेम, बस आगे प्लस। मेरे दोस्त क्या कहोगे, इन्हें आसानी से नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ये नाभिक में रहते हैं और इन्हें निकालने से क्या होगा, तो भैया नाभिक टूट जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तो मेरे दोस्त ये भी बात याद रखोगे, क्या प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता गुरुजी, तो आप याद रखोगे कि प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश +1 होता है। कितना होता गुरु, प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है, +1 होता है। चलिए तो तीसरा परमाणविक कण है या मौलिक कण है न्यूट्रॉन। भैया ऐसे पढ़ा देंगे ना दोस्त कि एग्जाम में क्वेश्चन थर थर कांपेगा। चलिए दोस्त, और ये भी याद रखोगे, क्या आप याद रखोगे दोस्त, प्रोटॉन का खोज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भैया प्रोटॉन का खोज ने गोल्डस्टीन किया था, लेकिन दोस्त क्या कहोगे, प्रोटॉन की खोजकर्ता क्या कहोगे, रदरफोर्ड को माना जाता है, लेकिन कई किताबों में क्या कहोगे, भैया खोजकर्ता क्या है, गोल्डस्टीन है, और अपना लोग गोल्डस्टीन को ही टिक करेंगे। ठीक है, इसलिए हम दोनों बात बता दिए। क्या कहोगे, प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है, लेकिन कई किताबों में क्या कहोगे, गोल्डस्टीन को भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के समान कण के उपस्थित होने का अनुमान लगाया था, लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी दी। उन्हें बताया कि परमाणु के बीच में धनात्मक कण पाया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो भैया अब हम किसका नाम ले, तो मेरे बच्चा बिल्कुल आपको याद रखना है, लगभग एनसीईआरटी लिखता है दोस्त कि भैया प्रोटॉन का पिता किसको कहा जाता है, गोल्डस्टीन को। इसलिए दोस्त आप लोग गोल्डस्टीन ही याद रखेंगे। तो भैया इलेक्ट्रॉन का फादर जे थॉमसन, अब प्रोटॉन का फादर आप कहोगे गोल्डस्टीन। यस सर। तीसरा क्या है दोस्त, तीसरा मौलिक कण है न्यूट्रॉन। क्या है बाबू, न्यूट्रॉन। यस सर। अब ये न्यूट्रॉन क्या है दोस्त, तो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का संकेत n, कभी कभी 0 से लगा देते हैं। यस सर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो सेम जितना प्रोटॉन का उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, 1.673 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, तो भैया आप कहोगे सर, देखो दोस्त ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्या कहोगे गुरुजी, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 0 कूलम होता है। भैया आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम होता है दोस्त, तो याद रखोगे क्या, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 0 कूलम होता है गुरुजी। कितना होता है, 0 कूलम आवेश होता है। यस सर। और मेरे भैया न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप कहोगे सर बिल्कुल न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 ईस्वी में एक और कण का खोज निकाला था। चूंकि इस कण पर कोई आवेश नहीं था अर्थात न्यूट्रॉन था, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा। भैया जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसको न्यूट्रल यानी उदासीन कहते हैं। और इनका खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था दोस्त, जेम्स चैडविक ने किया था। आइए दोस्त एक बात लह समझ लेते हैं। अगर भैया ये आपका परमाणु है, ये क्या है दोस्त, परमाणु है, तो परमाणु यानी एटम है, तो इनका 3 मौलिक कण होगा। यस सर। पहला होगा इलेक्ट्रॉन, बता दो भाई जल्दी से। दूसरा क्या होगा, प्रोटॉन। तीसरा क्या होगा बाबू, न्यूट्रॉन। जीवन भर के लिए दोस्त याद रखना, ठीक ना, क्योंकि दोस्त ये बदलता नहीं है। फिर क्या कहोगे दोस्त, इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं E- से। यस सर। भैया न्यूट्रॉन को दिखाते हैं N से, आगे 0 लगा दो। अब प्रोटॉन को दिखाते हैं P+ से। ठीक है दोस्त। यस सर।
तो भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप कहोगे सर -1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। यस सर। द्रव्यमान कितना होता है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। यस सर। भैया इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। यस सर। और भैया इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है, तो -1 होता है। तो भैया सभी बात आप याद रखोगे गुरुजी। क्या इलेक्ट्रॉन का सिंबल E- होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁹ कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, इलेक्ट्रॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है, -1 होता है ना दोस्त। क्या कहोगे, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो सेम होता है, आगे प्लस साइन 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। यस सर। भैया प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है, आप कहोगे सर +1 होता है। भैया इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्या कहोगे, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, तो आगे प्लस साइन 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश कितना होता है, +1 होता है। आइए दोस्त। भैया न्यूट्रॉन, क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे सर न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, भैया 0 होता है, इसी को उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उदासीन। कोई आवेश ना हो तो क्या कहते हैं, उदासीन यानी न्यूट्रल कहते हैं। भैया इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg होता है। और भैया इसका खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने। किसने किया था, जेम्स चैडविक ने। तो भैया आप ये सभी बात लह लह याद रखोगे, है ना। यस सर, क्योंकि पढ़ रहे हैं दोस्त परमाणु के बारे में, तो परमाणु के तीनों मौलिक कण लह लह क्लियर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। चलिए अब अगला क्या है दोस्त, थोड़ा इस बात को ध्यान से समझेंगे। मैंने क्या कहा दोस्त, अगर ये आपका परमाणु है, ठीक है बाबू। यस सर। तो परमाणु में आप जानते हो ये क्या होता है, नाभिक होता है। यस सर। तो भैया ये पॉइंट सब आप लह लह याद रखोगे। क्या सर, भैया ये पॉइंट ये है दोस्त, क्या आप कहोगे, पहला पॉइंट ये है दोस्त, क्या कि परमाणु के नाभिक, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप केंद्रक कहते हो, परमाणु के नाभिक यानी केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। बाबू बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहोगे गुरुजी, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, या परमाणु के नाभिक या केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। यस सर। फिर क्या कहोगे दोस्त, तो सर इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, तो भैया आइए ना दोस्त सब बात को समझेंगे। क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या कहोगे दोस्त, परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यस सर। कहो कैसे, तो देखो ऐसे, ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका परमाणु है। यस सर। तो मेरे बच्चा आप कहोगे सर बिल्कुल ये क्या है, नाभिक है। तो भैया नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन। यस सर। अब भैया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भैया इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाते रहता है। सर आपने कहा था निश्चित कक्षा में, तो हाँ भैया काहे को टेंशन ले रहे हो, सब बताएंगे दोस्त। अभी आप ये समझो भैया, परमाणु के अगर ये नाभिक है, क्या है दोस्त,
अगर ये नाभिक है तो गुरुजी परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा? आप कहोगे सर प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। यस सर। और भैया बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्लियर है बाबू? यस सर। अरे भैया देखो ना, एकदम हलवा बना के रख देंगे चैप्टर को, टेंशन लेने का नहीं है दोस्त। काहे कि आप लह लह पढ़ रहे हो गुलशन सर से। तो क्या कहोगे दोस्त? परमाणु के नाभिक में क्या रहता है या केंद्रक में? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब जो दोस्त हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या है दोस्त? आपने कहा था दोस्त कि भैया अगर कोई परमाणु को हम एक्स से दिखाते हैं तत्व को, तो यहां लिखते हैं जेड, यहां लिखते हैं ए। यस सर। तो थोड़ा ध्यान से अब जो बता रहे दोस्त समझिएगा। क्या गुरुजी? कि मेरे बच्चा आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर किसी का परमाणु संख्या, किसी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है बाबू, क्या होता है दोस्त? जितना परमाणु संख्या होता है, यस सर, उतना ही उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और उतना ही उसके पास क्या होता है? प्रोटॉन होता है। सर ये बात आपने क्या कह दिए? हाँ मेरे भाई, हमने कहा आपको कि किसी परमाणु में जितना उसका परमाणु संख्या होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन और उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है गुरुजी। यस सर। जेड का मतलब क्या हो गया बाबू? तो जेड का मतलब हो गया गुरुदेव परमाणु संख्या। जेड का मतलब क्या हो गया? परमाणु संख्या, जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हो। ई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। यस सर। और भैया आप कहोगे पी का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। पी का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। यस सर। तो मेरे भाई क्या कहोगे दोस्त? आप कहोगे मेरे गुरुजी क्या, अगर कोई आपके पास तत्व है तो भैया आप कहोगे सर बिल्कुल, नीचे क्या होता है दोस्त? जेड। जेड का मतलब क्या होता है? तो जेड का मतलब होता है दोस्त परमाणु संख्या। ठीक है दोस्त। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और पी का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो मेरे गुरुजी आप याद रखोगे कि कोई भी तत्व में जितना आपका परमाणु संख्या होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। यस सर। तो सर न्यूट्रॉन कहां गया? अरे मेरे गुरुजी, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालते हैं ए माइनस क्या क्या? पी। मतलब आप कहोगे सर बिल्कुल हमको समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए सिंपल करना है गुरुजी। क्या बाबू? आप कहोगे बिल्कुल सर, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या कहोगे? ए मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या। ए मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या। और भैया पी मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो भैया आप बिल्कुल, आपको यहां से क्वेश्चन लहा लहा पूछेगा कि भैया किसी भी परमाणु में कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना उनका द्रव्यमान संख्या है। तो सिंपल निकाल लोगे। कैसे दोस्त? भैया एक्स आपका कोई क्या है? तत्व है। तो मेरे बच्चा एक्स जब कोई आपका तत्व है तो यहां लिखते हैं जेड, यहां लिखते हैं ए। तो जेड का मतलब परमाणु संख्या, ई मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या। भैया एन कैसे निकालते हैं? तो ए माइनस पी। एन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन की संख्या। ए मतलब द्रव्यमान संख्या, पी मतलब प्रोटॉन की संख्या। गुरुजी है ना? आओ बिल्कुल भैया, इतना बता देंगे दोस्त कि क्वेश्चन थर थर कापेगा। देखो दोस्त, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, बात करें दोस्त ऑक्सीजन का। किसका बात करें दोस्त? ऑक्सीजन का। तो परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ इसका परमाणु संख्या। क्या पूछेगा बाबू? बताओ इसका परमाणु संख्या। ये दोस्त आपको हम इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ाए थे। परमाणु संख्या यानी जेड पूछेगा। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपसे पूछेगा दोस्त प्रोटॉन की संख्या। आपसे पूछेगा दोस्त न्यूट्रॉन की संख्या। आपसे पूछेगा दोस्त द्रव्यमान की संख्या। चलो बता दो जल्दी से।
तो भैया परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, आपको सर लह 8 होगा। तो परमाणु संख्या 8 है, यानी Z 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 8 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा, 8 होगा। सर न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, A माइनस का क्या, P। तो भैया A कितना है, 16 है, अब P कितना निकाले, 8। तो भैया N भी कितना हो गया, 8। और द्रव्यमान संख्या तो आपको पता चल रहा है, A कितना होगा, आपको सर 16 होगा। तो मेरे भैया आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो लह नहीं बता दोगे, यस सर। चलिए क्या है दोस्त अगला क्वेश्चन, जैसे आपके पास है फास्फोरस, क्या होता है 15, ये कितना होगा 31। तो आपसे पूछेगा जेड कितना होगा, आपसे पूछेगा ई कितना होगा, आपसे पूछेगा पी कितना होगा, आपसे पूछेगा एन कितना होगा, आपसे पूछेगा ए कितना होगा, बता दो जल्दी से। तो सिंपल कहोगे सर फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा, प्रोटॉन भी 15 होगा, न्यूट्रॉन निकालो। तो कैसे निकालोगे, 31 माइनस का 15 16 हो जाएगा, न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या 31 हो जाएगा। और निकालो भाई किसी का भी, कैल्शियम 20, 20 दूनी कितना होता है 40 होता है। तो भैया कैसे निकालोगे, सर जेड पूछेगा, आपसे ई पूछेगा, आपसे पी पूछेगा, आपसे एन पूछेगा, आपसे ए पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है, तो आराम से बता दोगे। जेड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो भैया परमाणु संख्या 20, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया, 20 हो गया। प्रोटॉन भी कितना हो गया, 20 हो गया। भैया न्यूट्रॉन निकालो, तो 40 माइनस का क्या हो जाएगा, 20। तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, तो ए सर 40 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। चलिए तो भैया एक शानदार क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। तो भैया इसका जेड बताओ, इसका ई बताओ, इसका पी बताओ, इसका एन बताओ, इसका ए बताओ। मेरे दोस्त शानदार क्वेश्चन है गुरुजी, आप आराम से बताओगे कि भैया इसका जेड कितना होगा, 1 होगा। भैया इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 होगा। प्रोटॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन तो 1 में से कितना होगा, 0। तो भैया हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है दोस्त जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 0 होता है, याद रखोगे दोस्त, ठीक ना। और भैया द्रव्यमान संख्या तो 1 ही होगा। तो भैया एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब सर आपने कहा क्या कि सर परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, कैसे सर। सर अगर ये परमाणु है, अगर ये एटम है, तो आप क्या जानते हो इसके बारे में। आपने कहा सर परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। सर ये बात हम कैसे माने, तो चला इधर आओ। आपने कहा सर अभी हमको परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। सर कैसे, तो मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, तो यहां जेड लिखेंगे, यहां ए लिखेंगे। तो आपने कहा सर जितना जेड होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन। तो मेरे गुरु क्या कहोगे, सर इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो मेरे गुरुजी क्या एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो भैया क्यू नेट यानी नेट आवेश कितना होगा, तो आपको सर ई प्लस, प्लस क्या पी माइनस, तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही प्रोटॉन पे। तो भैया क्यू नेट कितना हुआ, आपको सर नेट आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। तो भैया मेरे अब हुआ ना दोस्त क्या कि एक परमाणु में जितना क्या होता है, आप कहोगे सर एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। तो भैया जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतना ही प्रोटॉन पर आवेश, बस आगे इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन और प्रोटॉन पे प्लस साइन। तो भैया दोनों को जोड़ोगे तो नेट कितना आएगा, 0 आएगा। तो भैया आवेश पे हमेशा नेट आवेश क्या होता है, भैया 0 होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। यस सर। तो भैया ये याद रखोगे परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्यों होता है ये बात आपको पता चल गया। यस सर, यही है दोस्त, यहां पे उदासीन परमाणु क्या है बाबू, उदासीन परमाणु। यस सर। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे क्या होता है न्यूट्रल परमाणु दोस्त, उदासीन परमाणु क्या होता है। तो आप कहोगे सर सामान्यतः जब तक उसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला जाए या नहीं दिया जाए, सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धन यानी प्रोटॉन की संख्या ऋण मतलब क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश 0 होता है और परमाणु उदासीन होता है। जैसे आप कहोगे सर बिल्कुल ये सब ईट पढ़ना चाहिए, सब ट्रिक है दोस्त, आप इतना याद रखो ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का
आप कहोगे सर रदरफोर्ड, ये नहीं तो दोस्त क्या कहोगे, गोल्डस्टीन। ये देखो गोल्डस्टीन, यस सर। और फिर न्यूट्रॉन पर क्या कहोगे, जेम्स चैडविक। तो भैया याद रखना है दोस्त, यस सर। क्या होता है दोस्त, भैया आप कहोगे जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। यही बात आपको बताए। क्या है दोस्त, आप कहोगे, ये बात आपको पीछे भी हम बताए हैं, क्या किसी पुस्तक में प्रोटॉन का खोजकर्ता रदरफोर्ड की जगह गोल्डस्टीन दिए गए हैं। तो भैया तो आप इनका भी नाम याद रखिएगा, है ना मेरे बच्चा, गोल्डस्टीन भी सही है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो उदासीन परमाणु भी समझ में आ गया। अब दोस्त आइए यहां पे बात करते हैं परमाणु की संरचना, है ना। तो भैया अब यहीं से दोस्त शुरू होता है मॉडल, संरचना, सब कुछ। तो क्या कहोगे दोस्त, परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो भैया इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार परमाणु क्या था, अविभाज्य था, यह गलत साबित हो गया। नहीं हो गया दोस्त, इसका कहना था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, लेकिन पता चला परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी और क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, तो गलत साबित हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की परमाणु के अंदर संरचना तथा व्यवस्था के बारे में कई मॉडल प्रस्तुत किए गए। यस सर, वो तो आपको हम बता दिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहरी कक्षा में होता है, भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में होता है। तो ये बात कैसे पता चला, इनके एक व्यवस्था को, इनके एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने को, तरीका को ही क्या कहा गया है, मॉडल कहा गया है। और एक एक मॉडल पढ़ेंगे, फिर फेल होगा, गलत होगा, उनका लिमिटेशन क्या था, सब कुछ जानेंगे, है ना भैया। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्त, मजा आ जाएगा। तो क्या कहोगे दोस्त, भैया आप कहोगे बिल्कुल, यानी परमाणु के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की परमाणु के अंदर संरचना होता है, इस व्यवस्था के बारे में कई मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला है दोस्त जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या कहोगे, जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिनको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूज। आप सबों में बहुत बच्चे तरबूज खाए होंगे, कमेंट करिएगा तरबूज का रंग कैसा होता है। सर हमें भी पता है, लाल होता है। तो भैया पहला मॉडल कौन है दोस्त, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसको क्या कहते हैं, इसको तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, तरबूज मॉडल। क्या कहते बाबू, इसको तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। यस सर। चलिए, तो आप सभी ने तरबूज देखे होंगे। यस सर, जरूर देखे हैं। यस सर, जरूर देखे हैं। भाई हम तो कलाकार नहीं हैं, फिर भी कोशिश करते हैं बनाने का। ए भाई रुक जा। दोस्त इसको काट दिए तरबूज को, ठीक है। कटोरा लेके आप लोग आइए, जल्दी से, जल्दी से भेजो, है ना। यस सर। वाओ, कैसा बना, चलिए जैसा बना, ठीक है, ये तरबूज है, ठीक है। यस सर। तो चलिए मेरे बच्चा कहानी बताते हैं। इनका कहना क्या था दोस्त, क्यों नाम पड़ा तरबूज का मॉडल। तो इनका कहना था, जब ये सर्च किया तो दुनिया लोग आया कि भाई बताओ, आपने परमाणु पे सर्च किया, बताओ परमाणु कैसा दिखता है, परमाणु में क्या क्या होता है। तो दोस्त परमाणु का बारे में ये जो कहना शुरू किया, तो ये कहा सुनो सुनो सुनो। क्या सुनो, कहा तरबूज देखे हैं, बोला यस सर देखे हैं, खाए भी हैं। तो कहा बिल्कुल, परमाणु का संरचना जो होता है सेम टू सेम तरबूज के जैसा होता है। बोला कैसे, तो कहा आप तरबूज को बीचों बीच काट दो। यस सर। तो कहा आपको दो चीज दिखेगा, एक रेड भाग, यस सर,
यानी जो खाते हैं, ये क्या होता है, एक बीज दिखाई देता है जो काला काला धसा होता है। तो कहा बिल्कुल वैसा ही होता है, यानी परमाणु भी क्या होता है, तरबूज के भांति बिहेव करता है, यानी तरबूज की तरह होता है, जिसमें रेड भाग होता है उनको क्या कहा, प्रोटॉन, और बीज की तरह जो धसा होता है उनको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बच्चा क्या कहोगे सर, ये तरबूज मॉडल में आपका जे थॉमसन साहब क्या कहा कि भैया ये रेड भाग जो है, ये रेड भाग आपका प्रोटॉन है। क्या है दोस्त, प्रोटॉन है। यस सर। ये जो बीज की तरह धसा हुआ है दोस्त, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है दोस्त, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इनका ये भी कहना था दोस्त क्या, कि भैया प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जितना होता है परमाणु के अंदर, उतना ही क्या होता है चला, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या कहोगे दोस्त, इनका कहना था कि जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। इसलिए परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। भैया इनके समय में आप हो गए केंद्रक और का कोई बात नहीं बोला, बोला परमाणु में कोई इस सब चीज का चर्चा करवाई नहीं किया। सिंपल कहा कि तरबूज देखे हैं, यस सर, तरबूज में रेड भाग को क्या कहते हैं, प्रोटॉन, अब बीज का धसा रहा था उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए दोस्त इसको क्या कहते हैं, इसीलिए मेरे बच्चा इसको तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इसे तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तरबूज का मॉडल, तरबूज का मॉडल। यस सर। तो अब आइए दोस्त पढ़ते हैं इसका स्टेटमेंट, जो बताए वही बात याद रखोगे, ठीक है। तो क्या है दोस्त, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्या कहोगे, तरबूज का मॉडल क्या होता है दोस्त। तो आप कहोगे बिल्कुल, थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणुओं में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे होते हैं। भैया यही आपका तरबूज है, तरबूज है। ये आपका जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, यस सर, बीज की तरह। ये रेड भाग जो है वो क्या है, धनात्मक गोला जो है वो क्या है, प्रोटॉन है, ठीक ना। तो सिंपल ये कहा कि मेरे बच्चा थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे तरबूज का मॉडल कहते हैं। उसमें कहा दोस्त कि खाने वाला तरबूज जो होता है वो लाल भाग वो क्या होता है, प्रोटॉन, और जो बीज की तरह धसा होता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब दोस्त थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि क्या क्या किया, तो भैया परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। यस सर। दूसरा बात कहा दोस्त कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण समान होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों दोस्त, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन कहा उतना ही क्या कहा, प्रोटॉन कहा। दोनों पे अपोजिट आवेश होता है, इसलिए नेट आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो थॉमसन के प्रस्तावित किया, ये दो स्टेटमेंट याद रखोगे क्या, कि परमाणु क्या होता है, धन आयन का गोला होता है। यस सर। और भैया ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। लेकिन आपको तो पता है कि सर परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। आइए आगे दूसरा मॉडल जानते हैं। चलिए, तो भैया इनका मॉडल का क्या सीमाएं रह गया, एग्जाम में पूछेगा थॉमसन की परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं बताओ, तो क्या कहोगे, दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए प्रयोगों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। तो भैया ये इनका क्या रह गया, सीमाएं रह गया, या कमियां भी कह सकते हैं। यस सर। तो फिर आया दोस्त दूसरा मॉडल रदरफोर्ड का। किसका दोस्त, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब ये क्या कहा दोस्त, आइए समझते हैं। तो भैया आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दोस्त ये क्या किया, आपको हम पुनः समझाते हैं, ध्यान से समझोगे, ठीक ना। भैया एक पहले ये शीशा का बॉक्स लिया, क्या लिया दोस्त, ये सबसे पहले क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स यानी पीबी का। यस सर। यहां क्या रखा, सोना का पन्नी रखा। क्या रखा दोस्त, सोना का पतला पन्नी रखा, एकदम गोल्ड फॉइल रखा। और इससे दोस्त अल्फा किरण, कौन किरण, अल्फा किरण का बमबारी किया, यानी अल्फा किरण बरसाया। अल्फा किरण पे कौन सा आवेश होता है, तो प्लस आवेश होता है, याद रखोगे। अल्फा किरण पर धन आवेश होता है, अल्फा किरण पे कौन आवेश होता है, धन आवेश होता है। दोस्त पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अल्फा किरण पर कौन आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। अब क्या किया दोस्त, ये बमबारी किया। यस सर। तो दोस्त हुआ क्या, अधिकांश किरण क्या हुआ, परमाणु से बाहर चला गया।
तो इससे यह पता चलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। लेकिन ससुरा एक जो दोस्त बीचों बीच गया, ये क्या हुआ, बैक हो गया। क्या हो गया दोस्त, बैक हो गया। तो अब इनको कुछ खटका दिमाग में, क्या कि यहां कुछ चल रहा है क्या, तू काहे लौट के आ गया। सब जब मैक्सिमम जब रे बाहर चला गया अल्फा किरण का, तो भाई तू लौट के काहे आ गया। तो उसको लगा कुछ यहां पे है ना। यस सर। तो दोस्त क्या किया, सबसे पहले ये लेड बॉक्स लिया। यस सर। भैया उस पे क्या किया, अल्फा किरण का बमबारी किया, तो मैक्सिमम रे क्या हुआ, बाहर चला गया। लेकिन दोस्त जो बीचों बीच सेंटर पे पड़ा, वो क्या हुआ, बैक रिटर्न हो गया, यानी बैक बाउंसिंग हो गया। तो भैया पता चला यहां पे कौन आवेश होता है, भैया यहां पे होता है, आप कहोगे सर क्या, केंद्रक। क्योंकि केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे भी कैसा आवेश, धन आवेश। अब भैया ये अल्फा किरण में भी धन आवेश। और आप जानते हो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण। इसलिए दोस्त क्या हो गया, रिपेल हो गया। क्या हो गया, रिपेल हो गया। तो भैया पढ़ लो स्टेटमेंट को। क्या कहोगे बाबू, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को समझाने के लिए अर्स्टेड रदरफोर्ड ने 1909 ईस्वी में सोने की काफी पतली पन्नी, भैया एकदम गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल पर तेजी गति से अल्फा कणों यानी हीलियम 2+ से प्रहार करवाया तथा पाया कि तेज गति से, पहला बात, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गया। जो आपको बताए कि मैक्सिमम अल्फा किरण क्या हुआ, सोने के पन्नी से सीधे बाहर निकल गया। यस सर। दूसरा बात, कुछ अल्फा किरण दोस्त क्या हुआ, पन्नी के द्वारा बहुत छोटे छोटे कणों से विक्षेपित हुआ। यस सर। और भैया परंतु लगभग प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण अपने पथ पर क्या हुआ, वापस आ गया। भैया जितना वर्ष आया लगभग 12,000 कण में से एक कण क्या हुआ, बैक बाउंसिंग हो गया। वही जो बैक बाउंसिंग हो गया दोस्त, इनके दिमाग में आ गया। क्या यही है दोस्त एक्सपेरिमेंट, देख लो इस तरह से। भैया सोना का पन्नी लिया, लेड बॉक्स लिया, अल्फा किरण को बमबारी किया, तो मैक्सिमम क्या हुआ, भैया पार कर गया। लेकिन जो बीचों बीच पकड़ाया वो क्या हुआ, बैक बाउंस हो गया, है ना दोस्त। यस सर। तो भैया बिल्कुल इस तरह से क्या हुआ, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गया। यही सोने का पतला पन्नी है, ये अल्फा किरण को बरसाया है। मेरे दोस्त आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। भैया एक जाता है उसको किरण कहते हैं, और ढेर सारा जब जाता है उसको किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। भैया अगर एक हो ना तो क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे भाई किरण कहते हैं। यस सर। और वही अगर ढेर सारा हो तो क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अब क्या क्या दिखा निष्कर्ष, तो क्या कहोगे भैया, इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। अब क्या क्या निकाले दोस्त, सॉरी भाई, चलिए। तो पहला परिणाम देखिए भैया, परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण क्या हुआ, बिना विक्षेपित हुए भैया बाहर, पन्नी से बाहर निकल गया। तो भैया आप बताओ गुरुजी, क्या अगर कोई चीज सीधे सीधे बाहर निकल जाता है तो क्या कहोगे, खालियन है। यस सर। तो इनका पहला निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली हैं क्योंकि अधिकतर अल्फा कण क्या हुआ, बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल गया। यस सर। दूसरा, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है क्योंकि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। दोस्त जे थॉमसन का कहना क्या था कि भैया पूरा रेड भाग क्या है, प्रोटॉन है। लेकिन ये कहा नहीं, ऐसा नहीं है भैया, कुछ ही भाग क्या है, धनावेश है। क्योंकि दोस्त क्या हुआ, बहुत कम ही कण क्या हुआ भैया, रिटर्निंग आया। क्या कहोगे, परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है क्योंकि बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हुआ, विक्षेपित हुआ। यस सर। तीसरा कहोगे बाबू, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है, जिसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। आगे दोस्त और बताएंगे कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान यानी भार कहां रहता है, तो भैया आप कहोगे परमाणु के नाभिक यानी केंद्रक में होता है। यस सर। फिर कहोगे, इन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का क्या कहते हैं, परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। अब बिल्कुल ये दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के परिणाम से ही क्या हुआ भैया, उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। चलिए अब क्या है दोस्त, आप कहोगे बिल्कुल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो भैया एग्जाम में जैसे जो देखो, अगर 5 मार्क में आएगा तो पूरा लिखना है। अगर क्वेश्चन काट काट के पूछे कि परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखो, भैया आपसे पूछेगा बिल्कुल रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के अभिलक्षण बताओ, मुख्य लक्षण बताओ, तो जो पूछेगा उसके आधार पर आंसर देना है। अब पूरा पूछे तो पूरा लिख देना है ना। यस सर। क्या है दोस्त,
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो आप कहोगे परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। भैया ये परमाणु का केंद्र है, तो ये क्या होगा? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो परमाणु का केंद्र कैसा होगा? धनावेश होगा। कैसा होगा दोस्त? धनावेश होगा। तो परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। दूसरा, एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। अभी बताए कि एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यह भी बात बताएंगे अभी। भैया नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है? काफी कम होता है। परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, बट नाभिक का आकार क्या होता है? उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा होता है। क्लियर है बाबू? यस सर। चलिए अगला क्या है दोस्त? रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां क्या है? आइए दोस्त इनके कमियां को जानते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, तो क्या कहोगे दोस्त? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु अस्थायी थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने भैया बताया कि दो बार हो गया दोस्त। बताया कि इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेशित होता है नाभिक के चारों ओर क्या होता है? चक्कर लगाता है। यस सर। यदि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा तो आवेशित कणों से ऊर्जा का क्या होगा? भैया विकिरण होगा, अर्थात ऊर्जा मुक्त करेंगे। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकृत करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा। यदि ऐसा होता है तो परमाणु नष्ट हो जाता है, अर्थात क्या कहोगे दोस्त? एक मिनट मेरे भैया। हाँ चलिए, क्या कहोगे? यदि ऐसा होता है तो परमाणु नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमाणु का अस्तित्व क्या होगा? एक मिनट दोस्त। ये दो बार हो गया। हाँ, अर्थात परमाणु अस्थायी होते हैं। यह रदरफोर्ड मॉडल की क्या कहोगे? सबसे बड़ी कमी थी। मेरे बच्चा इनका कहना था कि कोई भी चीज अगर वृत्ताकार पथ में घूमेगा तो एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। तो भैया एक समय ऐसा आएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नाभिक में आ जाएगा, गिर जाएगा, यानी परमाणु के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या क्या कहोगे? ये इनका क्या था? कमियां था। इस कमी को वो नहीं बता पाया। अब इस मॉडल को पूरा कंप्लीट किया दोस्त अभी नील्स बोर, जो अभी चल रहा है। और भैया बिल्कुल ये बताया कि ना ही इलेक्ट्रॉन गिरेगा, ना ही प्रोटॉन भागेगा, ना ही नाभिक टूटेगा। तो भैया अब अंतिम में दोस्त ये मॉडल आपका अभी तक सही चल रहा है, ठीक है। तो क्या है दोस्त? आप कहोगे नील्स बोर का परमाणविक मॉडल, ये क्या है दोस्त? तो आप कहोगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में अवधारणा प्रस्तुत की। यस सर। वो जो रदरफोर्ड का थोड़ा कमी रह गया, उनको फिर कौन सुधारने आया? तो भैया उनको सुधारने आया भैया नील्स बोर। यस सर। अब इनका कहना क्या है दोस्त? एक एक बात को समझिए। तो भैया नील्स बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणा, तो मेरे बच्चा आप कहोगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन केवल कुछ ही निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की अलग अलग या क्या कहोगे विशेष कक्षा कहते हैं, ठीक है दोस्त। जब इलेक्ट्रॉन इन विशेष कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। यस सर, सही बात है। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो यह ऊर्जा ग्रहण करके त्वरित होता है तथा उच्च कक्षा में चला जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मुक्त करता है तो या ऊर्जा में कमी आती है तो क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन निचली कक्षा में चला जाता है। परंतु जब तक इलेक्ट्रॉन को ना तो बाहर से ऊर्जा मिलती है और ना ही ऊर्जा खोता है, तब तक वह उसी कक्षा में गतिशील रहता है तथा उसकी ऊर्जा क्या होता है? उतना बनी रहती है। सिंपल बात है दोस्त। भाई हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, समझिए ध्यान से, कि भैया जब तक आप इलेक्ट्रॉन को अगर मान लो जितना ऊर्जा है उससे अगर बाहर से आप ऊर्जा दोगे तो भैया क्या होगा? वो आपका निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाएगा। भैया अगर ऊर्जा निकाल लोगे तो भैया क्या होगा? यानी जो कक्षा में है उससे नीचे आ जाएगा। आप ना ही ऊर्जा दोगे और ना ही ऊर्जा लोगे तो भैया जिस कक्षा में है वो तब तक उसी कक्षा में क्या होगा? चक्कर लगाते रहेगा। ये बात किसने कहा? नील्स बोर ने कहा। ऐसा नहीं है कि दोस्त एकदम कक्षा लगाते चक्कर लगाते लगाते नीचे गिर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका ऊर्जा का कोई विकिरण नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए दोस्त ऊर्जा स्तर के बारे में जानते हैं। तो भैया आप जानते हो क्या
कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को ऑर्बिट या सेल कहते हैं या कोष कहते हैं। भैया ऊर्जा स्तर कहा जाता, सेल कोष को ही ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन ऊर्जा स्तर कक्षाओं को अंग्रेजी का अक्षर किससे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल से भैया दर्शाया जाता है। अब आइए दोस्त आपको समझाते हैं। तो क्या है बाबू, कक्षा निकालने का सूत्र। कक्षा निकालने का सूत्र क्या होता दोस्त, 2n², जहां पे n का वैल्यू क्या होता है 1 2 3 4 होता है। ये दोस्त क्या है, कक्षा निकालने का सूत्र है। तो मेरे भाई n का वैल्यू 1 रखो, कितना रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा दोस्त 2 × 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्त इसको कहा जाता है के सेल यानी के कक्षा। n का वैल्यू 2 रखो, तो क्या होगा 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, इसको कहा जाता है दोस्त एल सेल यानी एल कक्षा। फिर n का वैल्यू 3 रखो, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 दूनी कितना हो गया 18, भैया इसको कहा जाता है एम कक्षा या एम सेल। ठीक है बाबू, यस सर। फिर n का वैल्यू 4 रखो, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का 16 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, क्या कहा जाता है एन सेल। क्या कहा जाता है बाबू, एन सेल कहा जाता है। इस तरह से आप रखते जाओ n का वैल्यू, ये कक्षा क्या होगा आते जाएगा। तो भैया ये जो क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई। अगर आपसे पूछे क्या कि के कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे 2। मेरे भैया के कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन। भैया उसके बाद एल कक्षा में भैया के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम 32। तो दोस्त ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। भैया के में 1 रह सकता है, 2 रह सकता है लेकिन 3 कभी नहीं। एल में 1 2 से लेकर 7 तक 8 तक रह सकता है लेकिन 9 कभी नहीं। ठीक है दोस्त, तो ये क्या है कक्षा है। तो इसी के आधार पर आप हम लोग निकाल लेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल लेंगे बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्त, 1 सेकेंड मेरे भाई। आइए दोस्त देख लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या जानेंगे दोस्त, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वायलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे किसी
परमाणु के बाहरी कक्षा में किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहोगे बाबू? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यस सर। अब आइए दोस्त निकालते हैं। जैसे यहां लिखोगे तत्व, यस सर, यहां लिखोगे के सेल, यस सर, यहां लिखोगे एल सेल, यहां लिखोगे एम सेल, यहां लिखोगे एन सेल, यहां लिखोगे संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शुरू करते दोस्त। पहला क्या है? तो पहला है बाबू हाइड्रोजन। तो परमाणु संख्या 1, तो के सेल में 1 तो रह सकता है, यस सर। और जो अंतिम में होगा वही क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यस सर। हीलियम क्या होता है? 2, तो के का मैक्सिमम क्षमता 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भैया लिथियम क्या होता है दोस्त? 3 होता है, तो के में 2, यस सर। एल में आ जाएगा 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहरी में जो आएगा वही होगा। बेरिलियम 4 होता है, तो के में 2, एल में 2 आ जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ है दोस्त? यस सर। बोरॉन 5, तो इसमें 2, इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कार्बन 6 होता है, तो के में 2, एल में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 होता है, तो के में 2, एल में 5 हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 होता है, तो इसमें 2, इसमें 6 हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो भैया इस तरह से अपना लोग क्या निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यस सर। अब आइए दोस्त, ये बात आपको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। दोस्त आपने कहा आपका बिल्कुल, ये दोस्त क्या होता है? कक्षा होता है। यस सर। और भैया ये क्या होता है? नाभिक होता है। ये क्या होता है बाबू? नाभिक होता है। तो नाभिक में क्या होता है दोस्त? अगर ये आपका नाभिक है परमाणु का, यानी केंद्रक है, तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन प्लस क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो मेरे बच्चा क्या कहोगे दोस्त? ये आपका क्या है दोस्त? ये आपका के सेल है, के कक्षा है, और के कक्षा में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है दोस्त? एल कक्षा है, यानी एल सेल है, तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यस सर। ये आपका क्या है? एम कक्षा है, एम सेल है, एम में कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है दोस्त? एन कक्षा है, यानी एन सेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे सर 32 इलेक्ट्रॉन। तो भैया मेरे आप याद रखोगे, जैसे के सेल है तो भैया इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। एल में कितना होगा? 8 होगा। तो आपको जो बोला गया था निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, यही दोस्त निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा, यानी के में 2, एल में 8, इस तरह से, ठीक ना। तो ये क्या है दोस्त? अपना निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्त। कौन? आप कहोगे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो चलिए, नील्स बोर का क्या था दोस्त स्टेटमेंट? तो आप समझ ही गए। तो क्या कहोगे? तो बोर तथा बरी ने परमाणुओं की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए नियम प्रस्तुत किए, जिसे हम क्या कहते हैं? बोर बरी स्कीम नियम कहते हैं, जो आपको अभी हम बताए दोस्त, ठीक ना। तो भैया क्या कहोगे? भैया इस स्कीम के नियम के निम्नलिखित शर्त हैं। पहला क्या? किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र किससे? 2n² से दर्शाया जाता है। भैया उदाहरण के लिए जैसे पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2, जिसको हम क्या कहते हैं? दूसरा में क्या होगा? 8, तीसरा में क्या होगा? 18। तो ये भैया सबसे बाहरी का कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ही 8 हो सकती है। ठीक है।
किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरेंगे जब तक उससे पहले वाले भीतर कक्षा के नहीं भरे जाते हैं। जैसे आपके मन में आया होगा दोस्त क्या कि गुरुजी हम ऐसा करते हैं क्या कि सर इसमें हम 1 रखते हैं, इसमें 4 रखते हैं। ऐसा नहीं, के पहले पूरा फुल होगा, उसके बाद एल फुल होगा, उसके बाद एम में जाएगा, ठीक ना। तो भैया एक कक्षा पहले भर जाएगा, उसके बाद दूसरा कक्षा में जाएगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 1 होगा। तो बता दो तो कितना हो जाएगा। तो अर्थात प्रथम कक्षा में 2 रह सकता है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है। तो भैया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल 1 होगा। इस तरह से के सेल में दिखा दोगे। संयोजकता, अब दोस्त ये क्या है, वैलेंसी है। ये क्या है दोस्त, वैलेंसी है। ये संयोजकता, इलेक्ट्रॉन अलग होता है, वैलेंसी अलग होता है। चलिए मेरे बच्चा, बिल्कुल संयोजकता आपको हम इससे पहले 3rd चैप्टर में बताए थे, ठीक ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग होता है, संयोजकता क्या होता है, अलग होता है। चलिए यहां देखिए दोस्त, बताओ ये आपको बिल्कुल हम बताए। हाइड्रोजन क्या कहोगे, प्रतीक क्या होता है, H होता है। परमाणु संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1 होगा। तो संयोजकता भी इसका क्या होता है, 1 होता है। यस सर। भैया हीलियम He 2 होता है, प्रोटॉन की संख्या 2 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, भैया आप कहोगे बिल्कुल 2 होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा, संयोजकता कितना होगा, 0। आपको लिखाए थे अक्रिय गैस का संयोजकता कितना होता है, 0 होता है। इनर्ट गैस या नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। सब आपको लह लह बता दिए हैं भैया। 20 तक है, आप बिल्कुल सबका एकदम याद रखोगे कहानी। भैया परमाणु संख्या किसे दिखाते हैं, जेड से। बताइए दोस्त क्या कहोगे, आप कहोगे किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस परमाणु संख्या कहते हैं। इसे क्या कहोगे, अंग्रेजी के जेड, क्या कहोगे दोस्त, अंग्रेजी के जेड द्वारा दिखाया जाता है। या क्या कहोगे दोस्त, यह याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि किसी परमाणु में क्या कहोगे, जितना प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। यही तो बताए कि परमाणु संख्या जेड है तो प्रोटॉन की संख्या जेड होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगा, जेड होगा। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। चलिए तो द्रव्यमान संख्या क्या कहोगे, प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दो तो द्रव्यमान संख्या निकल के आ जाता है। क्या होता है, A बराबर P प्लस N। तो क्या कहोगे दोस्त, किसी परमाणु के, क्या कहोगे बाबू, किसी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन द्रव्यमान के कारण होता है। चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान होते हैं, इसीलिए परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। भैया द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या, न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दोगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा, यानी A बराबर P प्लस N। सिंपल। देखो दोस्त n बराबर क्या होता था, A माइनस P, याद आया दोस्त। तो n बराबर A माइनस P, तो A बराबर क्या होगा, P प्लस N। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या कहोगे, सर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या कहोगे बाबू, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए उसके प्रतीक के साथ साथ उसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे कोई एलिमेंट X है तो यहां Z, यहां क्या A, तो बता ही दिए थे। अब दोस्त 2 टॉपिक है, एक समस्थानिक और समभारिक। आइए दोस्त इस दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं, तब आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। दोस्त समस्थानिक क्या होता है, भैया समस्थानिक का मतलब क्या होता है दोस्त, आप कहोगे किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, भैया समस्थानिक कहते हैं या समस्थानिक कहलाता है। मेरे बच्चा क्या कहे दोस्त आपको, मैंने कहा कि भैया समस्थानिक का मतलब क्या होता है, समस्थानिक का मतलब होता है दोस्त कि परमाणु संख्या समान हो, यस सर, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो भैया क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त, समस्थानिक कहलाएगा। यानी परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो भैया उसी को समस्थानिक कहते हैं। तो भैया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीनियम, इसको ड्यूटेनियम, इसको ट्रिटिनियम कहते हैं। यही बात यहां कहा गया है कि किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण क्या होते हैं,
अलग अलग होते हैं मेरे बच्चा। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, कार्बन कार्बन 6, यहाँ 12, यहाँ 13। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3, जो कि बताए इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं आप, एक मिनट दोस्त, हाइड्रोनियम, यस सर, ड्यूटेनियम और क्या कहते हो, ट्रिटिनियम कहते हैं, यस सर बिल्कुल। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, कार्बन के 2 समस्थानिक, तो ये सब याद रखोगे, ठीक है, यस सर। अगला क्या है दोस्त, अगला है संभारिक, उल्टा दो, क्या कहोगे दोस्त, आप कहोगे बिल्कुल मेरे बच्चा, ऐसा परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। जैसे देख लो कैल्शियम, यस सर, आप कहोगे परमाणु संख्या 20, द्रव्यमान संख्या 40। भैया आर्गन, परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40। तो इस बार क्या है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है, तो भैया इसी को क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, संभारिक कहते हैं। तो मेरे बच्चा बिल्कुल आपको लहा लहा क्लियर हो गया होगा, क्या सर, बिल्कुल भैया आप कहोगे सर बिल्कुल ZA1, ZA2, ZA3। तो भैया कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा। तो दोस्त देखो, परमाणु संख्या क्या है, समान है, इसका भी Z, इसका भी Z, इसका भी Z। द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या है दोस्त, समस्थानिक है। क्या है बाबू, समस्थानिक है। समस्थानिक में तत्व समान होते हैं, याद रखोगे, समस्थानिक में तत्व क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन मेरे भाई ये X है, ये Y है, यस सर, ये Z है, तो आप Z की जगह हम T कर देते हैं। तो भैया यहां Z1 है, यहां Z2 है, यहां Z3 है, यहां भी A है, यहां भी A है, यहां भी A है, यानी तत्व भी अलग अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है, द्रव्यमान संख्या समान है। क्या कहोगे सर, इसको तो संभारिक कह देंगे। क्या कह देंगे बाबू, संभारिक कह देंगे। बताओ मेरे भैया क्लियर है, यस सर। यानी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग हो तो क्या कहते हैं, समस्थानिक। समस्थानिक तत्व क्या होता है, समान होता है, जबकि परमाणु संख्या क्या हो भैया, परमाणु संख्या अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसे संभारिक कहते हैं। अरे बोल दो ना मेरे भाई, यस सर, लह लह क्लियर है। तो भैया क्लियर होना ही है। तो चलिए दोस्त, होमवर्क भैया बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्त 100% आप क्लास को देखोगे, ये दोस्त आपसे बिल्कुल हम रिक्वेस्ट करके कहते हैं। दूसरी बात दोस्त, आप नोट्स बना लोगे तो भैया आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्त जितना हम करवा दिए इससे बाहर आपका ना ही ऑब्जेक्टिव ना ही सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। कोई भी बुक उठा के दोस्त बना लेना। और दोस्त कोई भी डॉट हो, कोई भी क्वेश्चन में डॉट हो तो आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स से, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर देना कोई भी डॉट हो दोस्त, तो भैया अगली क्लास में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू दोस्त, लव यू। आज के लिए यही तक, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्त बिंदु जैसा भी डॉट हो तो आप कमेंट करो, बिल्कुल अगली क्लास में आपका हम डॉट क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू।